जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पद जो पुलिस भर्ती के लिए आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जीएस का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। और जीएस में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो सवाल बनेंगे यूपी, स्टैटिक जीके और आपके संविधान से होंगे। तो हम ये श्रृंखला आपकी दो श्रृंखला एक साथ शुरू किए हैं। एक तो आपका स्टैटिक जीके मिसलेनियस का है, और आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी के साथ आप थ्योरी भी अगर पढ़ा देंगे तो और बेहतर रहेगा। और थ्योरी हम ये जो लेकर आए हैं आपके लिए एक नए तरीके से लेके आए हैं। बार बार आप कह रहे थे पीपीटी के माध्यम से अगर आप कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब तक आप लिखते हैं उसमें समय बर्बाद हो जाता है। ऐसे आप केवल पीपीटी बना करके और उसमें जो है अच्छे से उसको आप समझा दीजिए, और वो हम लोगों के लिए रिवीजन के लिए बहुत बेहतर होगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि मात्र 20 क्लास में पूरा पॉलिटी एकदम जीरो से लेके हीरो तक जितने आपके भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आने हैं उस सारे क्वेश्चन को हम मात्र 20 क्लास में एकदम कंप्लीट करा देंगे। मात्र 20 क्लास में, और आपके पास पर्याप्त समय भी है रिवीजन करने के लिए। नए लोग हैं, पुराने लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी बेहतर है। जो संविधान ऑलरेडी पढ़ लिए उनके लिए रिवीजन करना रहेगा, उनके लिए बहुत ही शानदार होगा। तो जिस प्रकार से पुलिस ने अपना फरवरी में एग्जाम को लेकर के बातें चल रही हैं 11 फरवरी और 18 फरवरी को, हो भी सकता है अगर हो गया तो आप जो है इसलिए तैयार रहिए। तो इसलिए हो कि ना हो इस पे दिमाग मत लगाइए, आप इस पे दिमाग लगाइए कि अभी मेरे पास 40-45 दिन का समय है और जबरदस्त तरीके से 40 दिन में हम अपना ठीक से अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आप 1 तारीख से भी अपना बनाते हैं तो 40 दिन में आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान विषय की। तो स्टैटिक जीके और संविधान विषय की जो हम लोग बात करें कि पुलिस भर्ती के लिए जो सिलसिला आपका चल रहा है, पुलिस भर्ती 2024 का जो टारगेट बैच रखा गया है, ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है। बाकी ऑनलाइन के लिए जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, उसमें जीएस का जो सेशन है और मैथ्स, ये दोनों क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई हैं। मैथ जो है वो आपकी लाइव रहेगी, ये लाइव क्लास होगी, और ये प्रतिदिन जो है प्रतिदिन ये 9 बजे से रहेगी, 9 PM से, रात में 9 PM से ये मैथ्स वाली क्लास है। और ये जो जीएस है ये आपकी रिकॉर्डेड रहेगी। और जीएस में हम लोग एक जो शुरू किए हैं स्टैटिक जीके, ये तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है। दूसरी जो क्लास है वो आप संविधान के लिए बार बार कह रहे थे रिवीजन करा दिया जाए, तो संविधान भी हम लोग एकदम रिवीजन जबरदस्त तरीके से इसको कराने वाले हैं, और वही शुरुआत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में सारी क्लासेज जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। ऑफलाइन में पुलिस के लिए हम लोग लगभग 5 घंटे सुबह पढ़ा देते हैं और 4 से 5 घंटे सेकेंड टाइम। तो 2 घंटे मतलब 2 शिफ्ट में हो जा रहा है, 10-12 घंटे ठीक है, पर्याप्त है रिवीजन। अब कुछ लोग सोच रहे हो 10-12 घंटे में कैसे मैनेज हो जाता है? बिल्कुल मैनेज हो जाता है। जो लोग हैं आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप आइए, आप भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग किसकी, संविधान की। तो आइए शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की। जब सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो इसकी उत्पत्ति होती है वो यूनान से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? यूनान से मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से मानी जाती है? यूनान से। और यूनान में एक राजनीतिज्ञ जो थे वो पहले व्यक्ति थे सुकरात, और सुकरात के बाद जो थे वो प्लेटो थे। प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक, और उसके बाद आते हैं अरस्तु, अरस्तु के बाद आते हैं सिकंदर महान। अरस्तु की पुस्तक है द पॉलिटी, राजनीति पर लिखी गई पहली पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द रिपब्लिक। ये लोग यूनान से ही शुरुआत की, और भारत में संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हमारे भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, ये मनमानी तरीके से व्यापार करना शुरू कर दिए। व्यापार ही नहीं बल्कि ये भारत की धरती पर रहने का दिमाग लगाए, और रहे तो ठीक है, शांति से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो है परिवार है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अपनी संस्कृति में हर कोई आ सकता है। भारत सबको पता नहीं कितने कितने लोगों को आपस में समा लिया है। तो इसको अगर हम देखें तो संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास की बात करें तो 1599 से लेकर 1950। अब 1599 से लेकर 1950 तक के 2 चरण माने जाते हैं। एक तो 1599 में क्या था? 1599 की अगर हम लोग बात करें, 1599 ईस्वी में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना हुई थी। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना की कंपनी स्थापित हुई। ये जो कंपनी स्थापित हुई ये ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा स्थापित की गई थी,
और यही बाद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए क्या पढ़ना है। तो 1599 से लेकर 1772 तक का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद कंपनी का शासन 1773 से 1853 तक भारत पे चलता है। उसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर क्राउन या ताज या ब्रिटिश का शासन चलता है। इसमें तमाम एक्ट आए, उस एक्ट में कौन कौन से एक्ट थे और किस एक्ट में कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये सारा सब कुछ करने के बाद तब जाकर के भारतीय मूल संविधान बनता है, जो एक किताब बनती है, जो श्री रायजादा नारायण साहब के द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में यह हस्तलिखित किया गया। और इसमें फिर अनुसूचियां हैं, फिर संविधान के भाग हैं, संविधान के स्रोत हैं, एक एक चीज आपको रटना है और रटा भी देते हैं हम। प्रस्तावना उद्देशिका है, संविधान संशोधन है अब तक जितने हुए हैं, और एक अनुच्छेद से लेकर 395 तक आर्टिकल है। इतना ही पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक इसमें हम लोगों का आता है 1599 से लेकर 1772 तक का इतिहास। सबसे पहले यही से हम लोगों का क्या होता है, शुरुआत होती है। इसमें कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए आगे अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लासी का युद्ध आता है और एक बक्सर का युद्ध आता है। देखिए प्लासी का युद्ध पहले होता है, बक्सर का युद्ध बाद में होता है। 57 आपका पहले आएगा, 64 आपका बाद में आएगा। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इसमें जो सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए। क्या हो गए? हार गए। जब सिराजुद्दौला हार गए तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का मनोबल थोड़ा सा मजबूत हुआ, और जब अंग्रेजों का मनोबल थोड़ा सा मजबूत हुआ तो ये आप देख रहे हैं कौन सा है, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध नदिया जिले बंगाल में आपका स्थित है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो धीरे धीरे बंगाल से ये लोग अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, मुख्य भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और आपके जो है शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। ये तीनों लोगों की संयुक्त सेना थी, और इसमें कहीं ना कहीं मीर कासिम जो है धोखा देता है, जिसके कारण ये गड़बड़ हो जाता है मामला, और ये सब बेचारे क्या होते हैं, हार जाते हैं। इन लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत जाती है। रॉबर्ट क्लाइव की सेना जब जीत जाती है तो भारत में इन लोगों का मनोबल मजबूत हो गया। जब भारत में इन लोगों का मनोबल मजबूत हो जाता है, कहीं ना कहीं इनकी स्थिति भारत में मजबूत हो गई। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई थी? तो किस युद्ध के बाद हुई थी? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अब उसके बाद क्या होता है कि आप नीचे एक लाइन देख रहे होंगे, लिखा है कि 1757 ईस्वी की जो प्लासी की लड़ाई और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा पूरी तरह से कस गया। और ये कौन सा है? ये आपका बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता का क्या होता है? स्थापना हो जाता है। इसी बीच 1765 का जो समय है, 1765 में क्या क्या होता है? 1765 की अगर हम लोग बात करें, 1765 में 3 काम होता है। एक तो बंगाल का गवर्नर ये लोग बन जाते हैं। बंगाल का क्या बनते हैं? बंगाल का गवर्नर बनते हैं। सॉरी, बंगाल के ये गवर्नर बनते हैं, और द्वैत शासन लागू होता है बंगाल में। बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहला बंगाल का गवर्नर बनता है। रॉबर्ट क्लाइव 65 में ही होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि क्या होती है? इलाहाबाद की संधि। जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत हो गई। वो चट्टा शाह आलम द्वितीय जो था वो अंग्रेजों से कहा कि आप लोग आइए और भारत में अब टैक्स वसूलिए। तो किस संधि के बाद अंग्रेज जो है भारत में टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिए थे? तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद। ठीक, यहां से इनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए, अब यहीं से ही कंपनी का शासन भारत पे शुरू हो जाता है। 1773 ईस्वी का 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। एक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, कोई कानून। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना। तो जब कंपनी आई तो जो भारत के व्यापारी लोग थे, ये जाके ब्रिटेन में गलत बता रहे थे वहां की सरकार को कि हम जो है बस इतना ही कमाए हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा कमाए रहते थे। तो ये सरकार को क्या बताते थे? कि हमने कम कमाया है। तो वहां की सरकार ने कहा कि अब तुम लोगों का शासन नहीं चलेगा, अब हम कंपनी का शासन। उस टाइम बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वारेन हेस्टिंग, और इसी एक्ट के तहत 1773 एक्ट के तहत बंगाल के
गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व हैं। कौन कौन से हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने, देख रहे हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को क्या दे दी गई, मान्यता दे दी गई। और जब दे दी गई मान्यता तो इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर का पद था वो बदल दिया गया। अब क्या होने लगा, अब होने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, विशेषताएं उस अधिनियम की क्या थी, जो रेगुलेटिंग 7073 थी उसकी विशेषताएं क्या थी। 1773 की विशेषताएं क्या थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट था। बंगाल में क्या किया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। हमने आपको बताया वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद 4 सदस्य और अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से वो आसानी से कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है कि बंगाल में पहली बार जो है किसकी स्थापना होती है, तो ये आपका बंगाल है और ये है आपका कोलकाता। तो बंगाल के कोलकाता में पहली बार क्या बनता है भाई, न्यायालय बनता है। और ये जो न्यायालय था यही उस टाइम हाई कोर्ट भी था, यही उस टाइम सुप्रीम कोर्ट भी था और वही इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी था। अगर हम लोग बात करें जो ये न्यायालय बना, उस न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो आप देख रहे हैं इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। किस सन में हुई, तो 1774 ईस्वी में हुई। इसी को उच्च न्यायालय कहा गया, इसी को डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, सब कुछ इसी को कहा गया। इसमें जज कितने बनाए गए, 4। एलियाह इम्पे जो थे वो मुख्य जज थे, अन्य जो थे वो चैम्बर्स थे, लेमेस्टर थे और हाइट थे। तो इसमें जजों की जो संख्या थी वो कितने जज बनाए गए, 4 जज। अब 4 जज, उसमें जो है एक आपके कौन से थे, मुख्य जज हुआ करते थे, मुख्य। और 3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 जो थे वो अपर जज हुआ करते थे। किस एक्ट के तहत इनको बनाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया। ये प्रमुख कार्य यहां पर हुए। अगला आप देख रहे हैं कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया कि इस तरह से कोई उपहार वगैरह नहीं लेगा। ये व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1770 के तहत इसको भी बंद कर दी गई। आगे देख रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त नहीं, वो कार्नवालिस वाला, सिर्फ ये बंदोबस्त व्यवस्था, सिर्फ बंदोबस्त व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था। इसमें ये क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, जो छूट गई थी, उसको ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको ये पूरा करेगा। एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और एक्ट का प्रावधान किया गया जो भी उसकी कमी रह गई। एक काम और हुआ, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। जब वारेन हेस्टिंग को लाया गया था तो 3 ही स्थान पे वो कानून बना सकते थे, एक बंगाल बना सकते थे, एक बंबई बना सकते थे और एक मद्रास बना सकते थे। लेकिन अब उड़ीसा और बिहार को भी इस पर भी ये कानून वगैरह बना सकते हैं, है ना। देखिए ये आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, ये है बंगाल, और ये आपका बंबई है, ये बंबई है, ये आपका मद्रास है, मद्रास है। इसके अलावा ये उड़ीसा हो गया, ये बाद में मिला, बिहार में भी बाद में मिला। ये देखिए, अब ये 5 प्रेसिडेंसियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया, तो गवर्नर जनरल को मिल गया, गवर्नर जनरल को ये मिल गया। अगला एक्ट आपका आता है 1784 का एक्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आपका है। 1784 पिट्स के समय में आया, है ना, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से ही जाना गया। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें दोहरे प्रशासन का भी थोड़ा सा झलक देखने को मिलता है। इसी में ही थोड़ी बहुत संविधान की झलक देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा एक्ट था, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें पहली बार थोड़ी बहुत संवैधानिक झलक देखने को मिलती है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ही क्या मिलता है, संविधान की झलक, संविधान की कुछ झलक दिखती है। अब यहां पर क्या कर दिया गया
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो व्यापारिक मामला देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो राजनैतिक मामला देखेंगे। भीड़ लंबी चौड़ी हो गई तो कहें भैया राजनीतिक मामला अलग देखेंगे और जो है व्यापारिक मामले की देखरेख अलग तरीके से होगी, वो 1784 के तहत। 1773 आपका हो गया, 1781 आपका हो गया, 1784 हो गया। ठीक, आगे अब हम लोग देखते हैं 1793 जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1793 में ये हुआ कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कंपनी तुम लोग भी अब चुट्टा हो गए हो, तुम लोग को हम केवल 20 साल के लिए समय देते हैं, अगर तुम 20 साल में सुधर नहीं गए तो तुम लोगों को हम भारत से बुला लेंगे। तो आप देख रहे हैं 1793 का जो एक्ट आया इसमें एक ये था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। वो देखो भारतीय राजस्व से देंगे, और इसी के तहत ये किया गया कंपनी का जो व्यापार था, कंपनी का व्यापार भारत में 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं थे। तब तक आ गया 1813। 93 के 20 वर्ष बाद एक अधिनियम आता है 1813। 1813 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी, सुधरी नहीं। कुकुरेक पूंछ आप कहते ना सोच कर देंगे फिर टन हो जाएगा, वही से ही हो जाएगा। कुछ वही स्थिति इन लोगों के साथ भी थी। अब क्या हुआ, ये लोग सुधरे नहीं। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि तुम लोग अब भारत से व्यापार तो करोगे लेकिन केवल चीन चाय के साथ, अब तुम भारत में नहीं जाओगे। ब्रिटिश कंपनी का ठीक है यार, हम राह देखिए, हम घूम के इसे फिर चला जाओ। वो भी व्यापार करने लगा। फिर 20 वर्ष के बाद एक एक्ट आया 1833 का, ये एकदम खत्म कर दिया गया। न रहा है बांस न बाजे बांसुरी। 13 में 3 काम हमने आपको बताया था। एक, ईसाई मिशनरी लोग भारत में प्रचार अपने धर्म का कर सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। कंपनी का भारत में व्यापार होगा लेकिन केवल चीन चाय के साथ, भारत से व्यापार समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। लेकिन कह रहा है कि चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के लिए व्यापार, ये जारी रहा। हमने आपको बताया अधीन सभी ब्रिटिश भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया, ठीक, कुछ सीमाओं के। 1813 में 13 से पहले ईसाई पदाधिकारी को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन अब इनको आज्ञा मिल गई है। मतलब ये लोग भी अब आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार आसानी से भारत में कर सकते हैं। ठीक, देखिए 1833 का अब आ गया, मतलब उसी के 20 साल बाद। मतलब ये था जब ये लोग आते थे भारत में, देखिए ये है मैप, देखिए अब ये अंग्रेज लोग आते थे, जब ब्रिटिश से निकलते थे तो ब्रिटिश सरकार पूछती थी कहाँ जा रहे हो तुम लोगों को, हम भारत में जो है व्यापार नहीं करने। अरे महाराज हम पूर्वी और उधर चाय वाय के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, वहां थोड़ी नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक ठीक ठीक, जाओ 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 जाओ। ई चट्टा लोग, इनको जाना इधर था, ई भाग आते थे इधर जुगाड़ लगा के। 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा न रहा बांस न बाजे बांसुरी। उसी के ठीक 20 वर्ष बाद एक अधिनियम लाया जो 1833 ईस्वी का अधिनियम था। इसको क्या कहा जाता है? इसको संविधान का दस्तावेज कहते हैं। संविधान का दस्तावेज कहा जाता है, संविधान का दस्तावेज कहा जाता है। किसको संविधान का दस्तावेज कहा जाता है भैया? संविधान का दस्तावेज किसको कहा जाता है? 1833 के चार्टर अधिनियम को कहा जाता है। चलिए देखिए, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए, एकदम खत्म, पूरी तरह से इनका व्यापार एकदम खत्म। चीन चाय वाला एकदम खत्म, कुछ नहीं, आप तुम लोगों को कहीं नहीं जाना, चलो भागो हटो। पूर्णतः कब समाप्त किया गया? 1833। दूसरा, बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसको बदल के भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जो भारत का गवर्नर जनरल बना वो पहला कौन था? तो पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तरह है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। भारत में दास प्रथा के विरुद्ध घोषित जो
1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन करके कर दिया गया था, एकदम खत्म हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध पूर्ण अधिकार प्रदान करने और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ये थोड़ा सा भारतीयों के लिए ठीक था। अगला है कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसके निर्देशन में किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस सन में किया गया था? 1834 में। किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 अधिनियम के तहत। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। 1853 का अधिनियम, यह कंपनी का अंतिम अधिनियम था। ठीक, ये कंपनी का अंतिम अधिनियम था। 1833 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली कि अब हम भारत का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लें। अपने हाथ में नहीं ले लेंगे तो ये लोग सब मामला सब गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे। भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए भी तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि भाई मुझे भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, आ जाओ, वेलकम है, स्वागत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चौट्टा इसके कहने पर जो है ब्रिटिश सरकार ने कैंसिल कर दिया। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, किसके कहने पर मना किया गया था? तो किसके कहने पर मना किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता था भारतीय योग्य है, जबरदस्त है, मारेंगे, टाप कर देंगे। और सत्येंद्र प्रसाद हमारे, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हमारे कुछ ऐसे ही किए, पहुंचे, मारे, उड़ाए दीन, टाप कर दिए हटाक से। तो भैया अगला आपका अधिनियम कौन सा आता है? 1853 का। यह कंपनी का अंतिम अधिनियम था। यह कंपनी का अंतिम अधिनियम था। अंतिम अधिनियम, यह कंपनी का अंतिम अधिनियम था। ठीक, अंतिम अधिनियम का मतलब यह हुआ कि यह है जैसे ये है भारत, मान लीजिए ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन के लोग जा रहे हैं कहां? भारत में। भारत में ब्रिटेन से जो भारत में व्यापारी कंपनी आई हैं, ये सब मनमानी करना शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार ने कहा कुछ नहीं, खत्म करो। अंतिम एक्ट अब इन लोगों का जा रहा है 1853। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत है वो समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, जो हमारे भारतीयों के लिए सबसे बेहतर था। और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और हमारे भारत के जो पहले आईसीएस बने वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। भारत के पहले आईसीएस बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के पहले आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर इस परीक्षा को ये क्या किए? उत्तीर्ण कर दिए। आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। अब तो इनको मुखिया बनाया ही जाएगा, अब तो इनको बाईकाट किया नहीं जा सकता है। तो ब्रिटेन की सरकार जो थी उस टाइम यहां की मुखिया थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि अब एक काम करो कि अब हम भारत का प्रशासन अपने हिसाब से चलाएंगे और यहां पर अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, कहीं ना वहां पर वायसराय होगा। तो भैया 1853 अंतिम था। अब यहीं से भारत का जो प्रशासन है सीधे किसके हाथ में चला जाता है? क्राउन के हाथ में। मतलब ये जो भारत का पूरा प्रशासन है अब ये क्राउन के हाथ में चला गया। क्राउन, या फिर हम इसको कह सकते हैं ताज, क्राउन, या फिर आप ताज कहिए या फिर ब्रिटिश कहिए। और महारानी विक्टोरिया ही यहाँ की मुखिया थी। अब इनके आधार पे काम चलेगा और अब भारत में क्या बन जाएंगे? वायसराय। अब भारत में एक नया पद सृजित कर लिया गया। किसका पद सृजित किया गया? वायसराय का पद सृजित किया। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन। अब यही एक लिखने में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आराम है, बाकी तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे मैप पे, तो और बेहतर है ना। वीडियो आप जाके बहुत ज्यादा विस्तार में देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें पॉलिटी का पढ़ाए हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से आप लोगों की मांग थी, तुमने कहा चलो इधर ही कर लिया जाए। तो भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से शुरू होता है? 1858 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है।
अंतिम अधिनियम 1947 आता, 1947 के बाद देश को आज़ादी मिल जाती है, फिर उसके बाद संविधान मिल जाता है, फिर हम लोग आगे संविधान पढ़ते हैं। अगला है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इसी के तहत क्या किया गया था कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में उठा के दे दिया गया, इनका काम खत्म हो गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और ये मंत्री जो है वो महारानी विक्टोरिया के अनुसार काम करेंगे। 15 सदस्यों भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लाए गए। भारत वालों खाता ही नहीं खुला। भारत वालों के लिए एक प्रस्ताव रख दिया गया, जब तक तू परीक्षा न पास करवा तब तक कुछ नहीं हुए। सत्येंद्रनाथ टैगोर हमारे जब पास के धीरे धीरे सेंध लगाए और जाके बैठ गए, तब सब भारतीयों को बुलाना शुरू किया, आ जाओ, आइए आइए आए आओ, बगैर सबके आने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे करके भारतीयों की स्थिति मजबूत होने लगी और आज आपका भारत आजाद होकर के इस स्थिति में है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो, मतलब भारत में अगर कौनो चिट्टपुट्ट होगा तो अब वो वहां से होगा। भारतीयों के किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो पहले वो लेटर लिखे महारानी विक्टोरिया के पास जाएगा, वहां से ये तो ऊढ़ हो गए बेचारे, वायसराय मतलब ऊढ़। अब वो जैसा कहेंगे वैसा होगी, जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जब है तो वाइस प्रिंसिपल का कोई मतलब ही नहीं, प्रिंसिपल जितना कहेंगे वाइस प्रिंसिपल साहब उतने करते हैं। ठीक, अगला है कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर, इसी 58 के तहत ही जो मुगल पर सम्राट था वो समाप्त कर दिया गया। और अंतिम कौन था? अंतिम जो था, अंतिम था बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के नाम से द्वितीय, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 1858 में इसको म्यांमार रंगून के माडले जेल में भेज दिया और वहीं पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा भी भारत से बाहर है, वहीं पर इसका मकबरा भी है। इसका मकबरा की अगर बात करें, मकबरा जो है इसका म्यांमार ही है, मकबरा म्यांमार, म्यांमार मतलब रंगून में, रंगून में मकबरा स्थित है। इस अधिनियम के तहत क्या कर गया, बोर्ड द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब सीधे प्रशासन कंपनी के हाथ से जाके महारानी के हाथ में चला गया है, लोगों का काम खत्म हो गया है। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। और यह नियुक्ति जो की गई ये ब्रिटिश महारानी के द्वारा ही की गई, यहां से इसका कुछ होने वाला नहीं था। इस अधिनियम में 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। अब इनको पूरी तरह से खत्म करके और इनको वायसराय बना दिया। तो कैनिंग ही भारत के क्या बन गए, वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, जब प्रशासन पूरी तरह से क्राउन के हाथ में चला जाता है। ठीक है, चलिए प्रयास रहेगा कि लंबी क्लास ना हो, है ना, 50 मिनट से पहले ही आपकी क्लास को समाप्त करेंगे। रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगला आता है 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम, जब 1861 का अधिनियम आया तो 1861 अधिनियम के तहत क्या क्या काम हुआ? काम हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया। विस्तार वो महारानी विक्टोरिया के आधार पर हो रहा है। विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रारंभ कर दिया गया। पोर्टफोलियो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया और इसी में जो है लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग क्या करेगा, अध्यादेश भी जारी करेगा। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो आज वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। वहीं पर राज्यपाल की बात करें, ये आर्टिकल 213 के तहत, ठीक, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑर्डिनेंस, जब इनके ऊपर कोनो विपत्ति आए, ये लगे इनको कि भारतीय हमको गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे, तो भैया तुम जारी कर देना। ये महारानी विक्टोरिया ने इनसे कहा, ये आपको अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1861 के। पहली बार जारी करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसी अधिनियम के तहत
1861 अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत के 3 स्थान। उच्च न्यायालय की स्थापना अभी तक तो पहली बार जो है वो केवल और केवल क्या बना था, पहली बार केवल कोलकाता में बना था न्यायालय, लेकिन अब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लिया गया, छोटा सा। अब उसका एक अलग क्षेत्र विस्तार कर दिया गया। तो यहां पर आपका बन गया बंगाल उच्च न्यायालय, बंगाल उच्च न्यायालय बन गया, बंगाल उच्च न्यायालय बन गया। इधर आपका बंबई उच्च न्यायालय बन गया, बंबई हाई कोर्ट ये। और इधर आपका मद्रास, जो आज वर्तमान में चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट बन गया। 3 हाई कोर्ट एक साथ बने। कब बने? 1862 ईस्वी। 1862 ईस्वी किस अधिनियम के तहत बनते हैं? तो 1861 अधिनियम के तहत, के तहत। ठीक, पहला आपका कौन सा था? तो ये भैया बंगाल है, ये बंगाल है, बंगाल हाई कोर्ट। ये आपका बंबई हाई कोर्ट है, बंबई हाई कोर्ट। और ये आपका मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, मद्रास हाई कोर्ट। 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किस सन में की गई? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, एक बनारस के राजा और एक पटियाला के महाराजा और एक सर दिनकर राव को भी विधान परिषद में मनोनीत किया। कहने का मतलब यह है कि अब हमारे भारतीय कुछ मनोनीत भी होने लगे और जाके अंग्रेजी कार्यकारिणी परिषद में बैठने लगे, तो इससे भारतीयों की स्थिति और मजबूत। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अगला चलते हैं, नेक्स्ट। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत यह हुआ कि भारत का जो मुखिया होगा, भारत की जो साम्राज्ञी होगी, वो भारत की साम्राज्ञी कौन हो जाएंगी? महारानी विक्टोरिया हो जाएंगी। चलो भैया, महारानी विक्टोरिया हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, ये है महारानी विक्टोरिया हो जाएंगी, कोई बात नहीं है। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी में जो 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य भी सौंप दिया गया। चलो, कम से कम कुछ स्थिति मजबूत हुई भारतीयों की। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया। मतलब अब भारत की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में चली गई? पूरी संपूर्ण शक्ति महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई, है ना। महारानी विक्टोरिया को आप देख रहे हैं कैसे सिंहासन पर एकदम जबरदस्त तरीके से बैठे हैं, एकदम सारी सुविधाओं से एकदम लैस हैं। मेहनत भारतीय कर रहे हैं, मजा ही मार रहे हैं, मुकुट लगा के, ये कोहिनूर हीरा पहने हुए। अगला, आगे चलते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या हुआ? इसमें थोड़ी सी भारतीयों की स्थिति मजबूत होने लगी। इसमें क्या क्या हुआ? बजट पर बहस करना। अंग्रेजी कार्यकारिणी परिषद में भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई। चलो, कुछ तो खड़े होने की जगह भारतीयों को मिली। धीरे धीरे इनडायरेक्ट इलेक्शन चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। किस अधिनियम के तहत? 1892 के तहत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी परिषद में प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई। लेकिन बजट पर मतदान की शक्ति नहीं थी। ठीक, अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे ये लोग जो थे। अनुपूरक प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। चलो, आगे पूछेंगे, नहीं पूछ सकते थे। कुछ तो स्थिति मिली भाई, अंग्रेजों की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें मान लीजिए ज्यादातर अंग्रेज थे, लेकिन अब उसमें एक आध भारतीय भी बैठने लगे। तो जब भारतीय बैठने लगे तो कम से कम अब ये पता चल गया कि अंग्रेज लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कुछ तो उनके कार्यों के बारे में हम लोग जान रहे थे। अब पता चला उस संसद में कोई है ही नहीं भारत का, सब अंग्रेजे लोग हैं, तो वो अपना जैसे मन हो वैसे बजट पारित करें, जैसे मन हो वैसे बिल निकालें। तब वो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे, वही स्थिति इनकी भी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। 1909, बहुत बढ़िया। 1909 को मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
इसको मार्ले मिंटो सुधार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मार्ले उस टाइम भारत के सचिव थे और मिंटो उस टाइम वायसराय थे, और उसी समय ये अधिनियम आया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसने जन्म दिया। मतलब मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव अंग्रेज लोग लगा दिए दिमाग कि भारतीय भाई, दो भाइयों को ये अलग कर दिए, कहे मुस्लिम प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ेंगे उनको केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे, ये दिमाग लगा दिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म चट्टा इसको मान लिया गया। ये हम भारतीयों को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। आइए देखते हैं क्या क्या काम हुआ था इसके तहत। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व होने लगा, बंद किया गया, और अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर पाएंगे। लो भैया, पता चला ये अलग दिमाग लगाना शुरू कर दिया, यहीं से ही दिमाग लगाना ये लोग चट्टा कर दिया, और लास्ट में मुस्लिम लीग की स्थापना करके और जिन्ना से कहा चल लेके भाग यहाँ से, तू बटोरते हुए भाग के चला गया वहां जन्नत में सबको दिखाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार जो है विधायिका में कुल निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दे दी गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सांप्रदायिकता को क्या कर दिया गया, वैधानिकता प्रदान कर दी गई, और लॉर्ड मिंटो को इसका जनक मान लिया। देख रहे हैं, लॉर्ड मिंटो को जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको माना गया, लॉर्ड मिंटो को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये थोड़ा सा बेहतर था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हमारे पहले भारतीय थे जो अंग्रेजों की कार्यकारिणी परिषद में मुख्य सलाहकार के रूप, अभी तक कोई मुख्य सलाहकार नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य का मतलब था कि ये जो थे ये मुख्य कार्यकारी बने थे, मुख्य कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी सदस्य, मुख्य नॉर्मली नहीं, अब ये मुख्य कार्यकारी सदस्य बन गए। एसपी सिन्हा, इनको एसपी सिन्हा भी कहा जाता है, चाहे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस थे, लेकिन एसपी सिन्हा जो थे वो अंग्रेजी कार्यकारिणी परिषद में पहले मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। अगला है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। चलिए स्थिति थोड़ी सी और मजबूत हो गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चलो एक काम, दो ही काम यहाँ पर बढ़िया हुआ। 1892 आपको बजट पर बहस करना था, लेकिन वहां आप मतदान नहीं कर सकते थे। 1909 से आप मतदान भी करोगे और अनुपूरक प्रश्न, तो मतदान करने का अधिकार भी आपको मिल गया। देख रहे हैं कि मत देने का भी अधिकार मिल गया बजट पर, और आपका अनुपूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न भी पूछने का मौका मिल गया भारतीयों को। तो भारतीयों की स्थिति अब कहीं ना कहीं और मजबूत होने लगी। अगला एक कुछ नोट है कि 1909 में लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी का नाम पड़ गया अधिनियम, ठीक है ना। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव बन गए, इंग्लैंड में भारत के राज सचिव बने, और मिंटो भाई भारत का वायसराय था ही, तो इसी कारण से जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम, जो सबसे कम। इसके बाद आता है अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, भारत शासन अधिनियम 1919। अंतिम आपका जो है 1947 है, हम लोग 1919 तक पहुंचे हैं। 1919 में क्या था, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हो गई, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाएगी, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसी में ही प्रतियोगी परीक्षा भारत में होगी, इसके लिए भी प्रस्ताव आ गया। सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि महिलाओं को मतदान करने का इसमें, और जैसे ही महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला वैसे भारतीयों की स्थिति एकदम मजबूत हो गई। कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन विधायिका की स्थापना की गई और प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। मतलब कि इसमें एक उच्च सदन बना और एक निम्न सदन बना। आज भी यही चल रहा है। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, 5 वर्ष का होता था, बाकी मनोनीत होते थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रांतों में हमने बताया द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, लियोनस कार्टियस को माना जाता है। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है।
तो जब भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, मतलब सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की, तो ये लेखा जोखा, हिसाब किताब, व्यय, सब कुछ ये अपना देखभाल करेगा। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये था कि केंद्रीय जो बजट था उसको राज्यों के बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत किया। ये इसका उपनाम क्या था, तो इसको मार्लेमिंटो सुधार भी कहते हैं, सॉरी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले शब्द छोटा है, 1909 छोटा है, मिंटो शब्द छोटा है, 1909 छोटा है, उसका उसके साथ भी करा दीजिए। 1919 बड़ा है, मॉन्टेग्यू बड़ा है, चेम्सफोर्ड बड़ा है, इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए। ठीक, कह रहा है कि इसी एक्ट के तहत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका 10 वर्ष तक जांच करने के बाद ही रिपोर्ट कोई प्रस्तुत की जाएगी। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए आ गया भैया साइमन कमीशन। उस 27 में गठन हुआ और 28 में फाट पड़ा, उसको आना था 29 में, जब अंग्रेजों को लगा कि अब हमारी भारत में कोई स्थिति मजबूत नहीं है, अब हम लोग डामाडोल हो रहे हैं, तब वो चट्टा वहां से भागना शुरू कर दिया। महिलाओं को मतदान करने का भी इसी अधिनियम के तहत मिला था। महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया भैया 1926 ईस्वी में। ली आयोग ने, जो 23-24 में एक सिफारिश की गई थी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। और अब परीक्षा आईसीएस की परीक्षा कहां होने लगी, आईसीएस की परीक्षा अब भारत में भी होने लगी, भारत में भी होने लगी। जब भारत में होने लगी तो अब भारतीयों की स्थिति और मजबूत होने लगी। अभी तक ब्रिटेन देने जाना पड़ता था, अब यहीं होने लगी, सारा सब कुछ काम खत्म हो गया, जबरदस्त, यहीं पर आयोग बन गया, सारा सब कुछ, रिजल्ट भी यहीं निकलेगा, सारा सब कुछ होगा, कॉपी भी यहीं चेक होगी, सारा सब कुछ यहाँ पर होगा। एक नोट दे रखा है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था, लॉर्ड जॉर्ज। और जब भारतीयों को पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला, तो इंडिया वाले जुगाड़ू होते हैं, वही तुरंत साड़ी बदलना शुरू किया। आपकी ललकी साड़ी पहन के वोट दे के चली आएंगे, घूंघट वाली प्रथा भारत में थी, अगली बार हरी वाली, अगली बार काली वाली, अगली बार पीली वाली, आए भैया 4-5 वोट मिल हो गया, भारतीयों की स्थिति मजबूत हो गई एकदम। तो अब इस कह सकते हैं इसी अधिनियम 1919 अधिनियम के बाद भारत की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो गई, क्योंकि हमारे आधिकारिक लोग भी आना शुरू हो गए और हमारे राजनीतिक लोग भी सरकार के घुसपैठ धीरे धीरे करना शुरू कर दिए और अपनी पैठ को क्या किए, मजबूत कर लिए। ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, प्रयास रहेगा कि 50 मिनट में इसको समाप्त कर दिया जाए। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। इसमें जो थे कुछ आर्टिकल थे, आर्टिकल की संख्या 321 थी, इसमें कुछ भाग थे, भाग की संख्या 14 थी, और अनुसूचियों की अगर हम बात करें, इसमें अनुसूची कितनी थी, 10 अनुसूची थी। ये जो है सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था उसको समाप्त करके और केंद्र में पहली बार द्वैध शासन लागू। भारत परिषद अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और उसमें 14 भाग होते थे, है ना, भाग नहीं कहा गया है, और उसमें क्या होते थे, 14 भाग। इसी कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। और केंद्र में पहली बार द्वैध शासन लागू हो गया, द्वैध शासन लागू हुआ, ठीक, द्वैध शासन लागू हुआ। ये उस टाइम के भैया सदस्य हुआ करते थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के। अखिल भारतीय संघ, मतलब इसमें क्या क्या हुआ,
पहला काम अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये है क्या? या 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनता था। स्वेच्छा से ये संघ में सम्मिलित हो गए शांति से। प्रांतीय स्वायत्तता की अगर बात करें तो ये क्या था? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र राष्ट्र स्वायत्त संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अगला है केंद्र में द्वैध शासन लागू कर, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां होती है? दिल्ली में होती है, दिल्ली में 1937 में, ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? 35 के तहत। कितने जज बनाए गए? 8 जज, 8 जज, जिसमें एक मुख्य जज बने और 7 अपर जज, अपर जज बने, 7 अपर जज बने। संघीय न्यायालय की स्थापना, इसी को सुप्रीम कोर्ट कहा गया, इसी को सर्वोच्च न्यायालय कहा गया, इसी को उच्चतम न्यायालय कहा गया। इसका स्थान दिल्ली में था। ठीक। भारत परिषद की बात करें, का अंत हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का पूरी तरह से क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, काम खत्म। कि अब ये जो संविधान बना है अब इसके आधार पे सिस्टम चलेगा। लेकिन इसमें भारतीयों का कोई भला होने वाला नहीं था। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की कुछ उक्ति है। नेहरू जी कहते हैं कि गुलामी का अधिकार पत्र कहा। दूसरा, इन्होंने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, संविधान तो है लेकिन हम लोगों के कोई मतलब का नहीं है। अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं यहीं पर? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया जाए। मतलब ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये गुलामी का अधिकार पत्र, एक कार तो है, ब्रेक तो है, पर भैया उसमें इंजन गायब है। ये हमारे चाचा नेहरू जी ने ये वक्तव्य दिया 1935 को लेकर के। कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थिकाओं में विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। हाँ ठीक है। उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए किया गया और इस अधिनियम में प्रस्तावना का भी अभाव था। मतलब यहाँ कोई उद्देश्य नहीं था। अब जब यहाँ पर कोई प्रस्तावना है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका, है ना, कुछ पूछ पाछ मुंह ये नहीं है तो जाएगा किस तरफ? इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का गठन किया, जो बहुत ही शानदार है। मतलब कि सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? तो आरबीआई। आरबीआई का भी गठन हो गया। आरबीआई का गठन किसके तहत हुआ? आरबीआई का गठन तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही आरबीआई का गठन हुआ, जो बहुत ही शानदार है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हो गया। अच्छा, वही पॉइंट इसमें दोबारा आ गया है। 1947 का अंतिम अधिनियम देखते हैं। 1947 का अंतिम अधिनियम, ये 1947 का ब्रिटिश का अंतिम अधिनियम, ब्रिटिशों का अंतिम अधिनियम है। ये ब्रिटिशों का अंतिम अधिनियम है। इसी को आजादी का भी अधिनियम कहा जाता है। आजादी का भी अधिनियम कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, आजादी का अधिनियम भी कहते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद 4 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जैक्ट डेट भी आपको याद करना, 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसमें 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए? 2 अधिराज्यों को बनाया गया। 2 अधिराज्यों मतलब 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिया गया। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी गई। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता को पूरी तरह से अंत कर दिया गया। एकदम यहाँ से इन लोगों का काम खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो जिन्ना को वहां की जिम्मेदारी दे दी गई, बाकी भारत वालों को अपना यहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई। उस टाइम वायसराय कौन हुआ करता था भारत का? तो भारत का उस टाइम वायसराय हुआ करता था लॉर्ड माउंटबेटन। कह रहा है कि इस अधिनियम में भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम के कुछ सिलाहाट जिले को छोड़कर भारत शेष राज्य में मिल गया। अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगा। जब परिवर्तन हुआ तो सिलाहाट जिले ने, समझिए नीचे नोट कर रहा है,
तिलाहड़ जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, लेकिन बाद में ये अपना ही हो गया। ये कहाँ जाएगा इधर उधर, फिर बाद में ये अपना हो गया। आज़ादी के समय अगर हम लोग बात करें तो आज़ादी का जो एक्ट था कह सकते हैं वो 1947 ही था। 3 जून 1947 भारत विभाजन, 3 जून 1947। इसको माउंट बेटन प्लान या मन बाटन योजना या भारत विभाजन योजना की भी बात इसमें की गई थी। इसको आजादी का एक तरह से आजादी का एक्ट कह सकते हैं, ये भारत विभाजन का एक्ट था, है ना, भारत विभाजन का एक्ट, भारत विभाजन का एक्ट था, भारत विभाजन का एक्ट, ठीक, भारत विभाजन का ये एक्ट। अंतिम लाइन है भारतीय संविधान। 1947 तक आप लोगों का हो गया। अब जो अगली क्लास हम लोगों की होगी वो भारतीय संविधान सभा बनेगी। इसका निर्माण कैसे होगा, तो इसका निर्माण होगा कैबिनेट प्लान के आधार पे, है ना, कैबिनेट प्लान, कैबिनेट प्लान। अब इसी अगले वाली क्लास में कैबिनेट प्लान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कैबिनेट प्लान के बारे में, अब तक के केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, उसके बाद किस प्रकार से देश को आज़ादी मिली, उसमें कौन कौन लोग थे, फिर उसके बाद मूल संविधान को भी हम लोग उसी में पढ़ लेंगे। हम कह सकते हैं कि 20 तो हम आपको कह रहे हैं, लेकिन 15 क्लास में संपूर्ण पूरा आपका अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। बाकी और आपके जो सुझाव होंगे और ये क्लास आपको कैसी लगी, इस प्रकार की जो एक नए तरीके से आज हमने आपको पढ़ाया, है ना, थोड़ा सा इसमें लिखने में आराम मिला, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही कहानी और मैप के माध्यम से बताते थे तो और बेहतर था, लेकिन अब इसमें आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और ये पीपीटी को दे, ठीक है। मिलते हैं फिर और क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।